हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है मिस्टर मैक। और जैसा कि ये हिंदी की सीरीज़ चल रही है, हिंदी पार्ट ए जिन बच्चों के पास है उनके लिए ये सुनहरा मौका है। जो आप, क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है कि आप हिंदी में वैसे तो कुछ पढ़े नहीं हो, लेकिन हाँ, अगर आप कुछ वीडियोस आप देख लो इस यूट्यूब पर तो आपको ज़रूर जो है उससे हेल्पफुल मिल जाएगा। आपको लेटर लिखना तो आता ही है, पैसेज लिखना आप प्रॉपर कर ही लोगे। बस आता है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके जो बुक में कितने चैप्टर्स हैं और उसकी क्या स्टोरीज़ है। तो मैं इस वीडियो में स्टोरी ही लेके आ रहा हूँ। इससे पहले की वीडियो यानी यूनिट 4 में मैंने चैप्टर 3 एंड 2 कराया, और इस यूनिट में एक चैप्टर और रह रहा है जिसका नाम है चीनी भाई, जिसे लिखा है महादेवी वर्मा, जो कि बहुत ही फेमस लेखिका हैं। तो इनका पहले थोड़ा सा जीवन परिचय के बारे में बात करें तो ये कुछ जीवन परिचय लिखा हुआ है कि महादेवी वर्मा का जन्म 1907 ई में फर्रुखाबाद, जो कि उत्तर प्रदेश में है, एक शिक्षित तथा कुलीन परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम बाबू गोविंद प्रसाद और माता हेम रानी देवी था, और कुल देवी दुर्गा की बहुत मनौती यानी हुई मन्नत वगैरह के पश्चात इनका जन्म हुआ था। अतः इसके दादाजी ने इनका नाम महादेवी रखा। भावु भक्त और सरल स्वभाव वाली माता का इन पर बहुत प्रभाव पड़ा, और माँ पूजा के समय कबीर, मीरा और सुर आदि के पद गाती तो महादेवी उन्हें बहुत तन्मयता से सुनती थी। चित्रकला के प्रति भी इनका झुकाव बचपन से ही हो गया था, और इनका विवाह 9 वर्ष की आयु में डॉक्टर रूप नारायण वर्मा के साथ हुआ। तो ये कुछ कहानियाँ थोड़ा सा इसके बारे में है। आप चाहो तो थोड़ा और इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कुछ और इनका जीवन परिचय के बारे में है, तो मे भी किसी का जीवन परिचय पूछ ले तो आप कर सकते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और एक बार आप इसे पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए मैं अपने उस मेन मुद्दे पे आता हूँ जहाँ से स्टोरी की शुरुआत होती है। महादेवी वर्मा जी के कुछ काव्य हैं, जैसे निहार, रशीम, निर्जा, सांदे गीत और दीपशिखा। ये काव्य हैं इनके, यानी कविताएं। और स्मरण और रेखाचित के अतीत की चलचित्र यानी स्मृति की रेखाएं, पद के साथ ही मेरा परिवार नामक संग्रह, ठीक है। ओके, अगला है आलोचना के हिसाब से यामा, दीपशिखा, आधुनिक कवि आदि की भूमिकाएं, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध के नाम से ग्रंथ है। तो इन्होंने कुछ बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है, इसलिए प्रसिद्ध है। और मैं भी जब छोटे में, अगर मेरे को भी हिंदी मिल रहा होता तो मैं भी 6th-7th में इनकी बहुत सी मैंने स्टोरी पढ़ी है। उस समय तो खैर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, लेकिन खैर फिर भी देख सकते हैं इसमें। तो चलिए हम आते हैं इस सार पे जहाँ से इस चैप्टर स्टार्ट होता है, जिनका नाम है चीनी भाई। तो देखो क्या लिखा है। चीनी भाई के माता पिता बर्मा के प्रमुख नगर मांडले में रहते थे, और उनके पिता वहाँ चाय की दुकान चलाया करते थे। उसके जन्म के समय ही माता की मृत्यु हो गई और पिता ने दूसरा विवाह कर लिया। जब चीनी 4 वर्ष का था तभी एक दुर्घटना में पिता भी चल बसे। उसकी विमाता बड़े ही कठोर स्वभाव की थी, ये कह सकते हैं। उनकी जो माता थी, जिनसे दूसरी शादी इन्होंने की थी उनके पिता ने, तो बहुत ही कठोर थी। चीनी की एक बड़ी बहन भी थी जो उसे अत्यंत स्नेह करती थी। पिता की मृत्यु के पश्चात विमाता का व्यवहार कठोरता होता गया, और वह उसकी बहन से वेश्यावृत्ति करवाना या करवाकर धन कमाना चाहती थी, किंतु बहन के मना करने पर दोनों बच्चों को अधिक कष्ट सहना पड़ता था। कुछ समय तक घोर यातना सहने के पश्चात उसकी बहन ने विमता के सामने हार मान ली, और प्रत्येक रात को साज श्रृंगार करके उसे बाहर भेजा जाने लगा। अबोध और विवश बालक चीनी चुपचाप इसे देखता रहता था।
और बहन का शरीर दुर्लभ होने लगा और सौंदर्य समाप्त हो गया। उसकी दशा को देखकर चीनी बहुत ही कष्ट होता था और वह भी भाई के मस्तक पर मुख रखकर सिसकियां भरा करती थी। चीनी सोचता था कि यदि पिता लौट आए तो सब कष्ट दूर हो सकते हैं। उसे मृत्यु का पता न था। वह चाय की दुकान पर आने वाले प्रत्येक ग्राहक से पिता का पता पूछता था और उसे दुत्कार दिया जाता था। उसे उसके जीवन की एकमात्र सहारा उसकी बहन एक रात उसी प्रकार बाहर गई और फिर किसी सुबह वापस नहीं आई। बहुत ही दुखद स्टोरी है। आगे कह रहा है, वह घबराकर उसे खोजने बाहर निकला। दिन भर सड़क पर दौड़ता रहा, आने जाने वालों से पूछता रहा, ठोकरें खाता रहा, किंतु उसकी बहन नहीं मिली। इस तरह भटकते हुए उसे गिरहकटों ने अपने चंगुल में फंसा लिया। उन्होंने उसे हंसने रोने आदि की तरह तरह की मुद्राएं सिखाई, जेब काटने की कला में भी निपुण किया। मतलब कह सकते हैं कि वो इतना भटक गया था कि वो किसी कह सकते हैं ग्रुप के चुंगल में फंस गया जिससे उससे जेब काटना वगैरह सिखाया। इस प्रशिक्षण में अपनी भूलों के कारण उसे बार बार मार खानी पड़ती थी। लो भाई, अगर आप जेब भी नहीं काटोगे, ढंग से नहीं काटोगे तो आपको जो है मार पड़ेगी। ये भी एक तरीके का कह सकते हैं टीचिंग ही करा रहे हैं। भोजन के नाम पर उसे दूसरे की जूठन ही मिलती थी। रात को जाड़े में वह अंगीठी के पास सिकुड़ कर लेट जाता था और देर रात तक आने वाले गिरहकटों की ठोकरें खाता पड़ा रहता था। प्रत्येक के कदमों की आवाज़ से ही वह पहचान जाता था कि कौन कितना माल लाया है अथवा खाली हाथ आया है। अपनी कला में निपुण होने के बाद पहले दिन ही जब उसका प्रयोग करने सड़क पर निकला तो सौभाग्य से उसकी भेंट पिता के एक परिचित कपड़े के व्यापारी से हो गई। उस व्यापारी ने बालक को अपने साथ ले लिया और कपड़ा बेचने की विद्या सिखाई। चलिए थोड़ा सा कह सकते हैं कि वो अलग उसमें चला गया। शीघ्र ही वह एक कुशल वस्त्र विक्रेता बन गया और उसका कष्ट बहुत कुछ दूर हो गया। उसने अपनी बहन का पता लगाने का बहुत प्रयास किया किंतु उसे पता ना कर सका, ठीक है, या प्राप्त ना कर सका कह सकते हैं। कुछ समय के बाद अपने मालिक के काम से पहले रंगून आया और फिर कलकत्ता और अंत में इलाहाबाद। वहाँ वह एक चीनी जूते वाले के घर रहता था और फेरी लगाकर कपड़ा बेचता था। इसी दौरान संयोगवश वह महादेवी वर्मा के द्वार पर जा पहुंचा। यहाँ से लेखिका जो है की स्टोरी सुनने को मिलती है। ये कहीं ना कहीं KGF वाली स्टोरी जो है। चलिए देखते हैं। पहली भेंट के समय उन्हें मैम साहब कहकर संबोधित किया जिससे महादेवी जी रुष्ट हो गई क्योंकि इस विदेशी संबोधन से उन्हें चिढ़ थी और उन्हें उसका कपड़ा खरीदने से मना कर दिया। उत्तर की कठोरता से चीनी को ठेस लगी देखकर महादेवी जी ने कोमल स्वर में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए भाई। इस संबोधन के पश्चात भाई का संबोधन चीनी से अटूट रूप से अनायास ही जुड़ गया। उस समय उन्होंने 2 मेजपोश खरीद लिए और भविष्य में भी कुछ ना खरीदना अनिवार्यता चलता रहा। वह बीच बीच में महीनों दिखाई ना देता और फिर अचानक सिस्तर का वाइस्तरी लाता और कहता हुआ आ धमकता। चलिए ये कपड़े बेचने की कला है। जिस तरीके से कहते हैं ना कि मैं अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता ना आऊँ तो कहीं और बेच रहा होगा और फिर आता तो एकदम से शोर शराबे करते हुए कि ले लो हैं, कपड़े ले लो के नाम से इसमें। तो खैर एक बार जब वह आया और सिस्तर का वास्ते कहकर चुप हो गया, जैसे आगे कहने के लिए शब्द खोज रहा हो। महादेवी ने समझा कि उसे आगे कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं और वह मुस्कुरा दी, किंतु रुकने का कारण कुछ और ही था। उसने बताया कि चीन से बुलावा आया है और वह जाना चाहता है। महादेवी ने चौंक कर पूछा कि तुम्हारा चीन में तो कोई अपना है ही नहीं, फिर बुलावा किसने भेजा? इस पर चीनी बोला कि उसने यह कब कहा था कि उसका देश चीन नहीं है।
उसके देश में युद्ध हो रहा था, मातृभूमि की रक्षा करने के लिए वह युद्ध में भाग लेना चाहता था। उसके सामने कठिनाई यह थी कि अपने मालिक का माल बेचे बिना जा नहीं सकता, क्योंकि इससे मालिक को हानि होती। उसे हानि पहुंचाना वह कभी नहीं चाहता था, इतनी जल्दी वह उन्हें बेच भी नहीं सकता था। अतः उसकी इच्छा थी कि महादेवी जी उसका सारा कपड़ा खरीद ले। यह कहने में उसे संकोच हो रहा था। इसका ज्ञान होने पर महादेवी जी ने रुपए का प्रबंध करके सारा कपड़ा खरीद लिया। चीनी ने कृतज्ञता का अनुभव किया और अंतिम अभिवादन कर जाते समय कपड़ा नापने का लोहे का गज, जो ही है इंचीटेप वगैरह उस टाइम पे, वह उन्हीं के पास स्मृति चिन्ह के रूप में छोड़ गया। महादेवी जी को विश्वास है कि माता पिताहीन और बहन से बिछड़ा और जन्म का दुखियारा चीनी प्रेम के एकमात्र आश्रय स्थल चाइना पहुंच गया होगा और उसकी आत्मसंतोष पा सकी होगी। चलो खैर, ये कुछ आत्मा से नहीं, क्योंकि वो लड़ना चाहता था भाई, तो खैर ये सारी का। तो ये जो स्टोरी हमने पढ़ी, इसकी कुछ समीक्षाएं हैं। कि क्या समीक्षाएं हैं? कि रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी की स्केच का हिंदी समानक रूप है और स्केच चित्रकला का एक अंग है। ओबियसली ये हिंदी वर्ड ही तो है, हिंदी चित्रकला, और इसका इंग्लिश वर्ड जो है स्केच, जो हम इसमें कहते हैं। तो खैर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये जो मैंने अभी आपको कहानी पढ़ाई उसका क्या आधार बनता है वो आप इसमें देख सकते हैं। ये भी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार आप इसे रीड कर लीजिए, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। आप इन सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लो एक एक करके। स्टोरी तो ख़त्म हो गई है, उसके बारे में पूरा जो है उन्होंने बता रखा है कि क्या था क्या नहीं, क्या वो ईमानदार था। तो खैर, इतना आपने स्टोरी अगर ढंग से सुनी हो तो कहीं ना कहीं आपको वो सारी चीज़ें जो ये नीचे लिखी हुई हैं उस चीज़ों को आप समझ जाओगे। हम्म ये यहाँ पर एक तरीके से कह सकते हैं गद्यांश दिया हुआ है कि स्वाभाविक पीत वर्ण धूप के चरण चिन्हों पर पड़े हुए धूल के आवरण के कारण कुछ ललछोए सूखे पत्ते की समानता पा लेता है। आकार प्रकार वेशभूषा सब मिलकर इन दूर देशियों को यंत्र चलित पुतलियों की भूमिका दे देते हैं। इसी से अनेक बार देखने पर भी एक फेरी वाले चीनी को दूसरे से मिलकर पहचानना कठिन है। तो ये कुछ गद्यांश की कुछ लाइनें हैं जिन्हें माया महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। तो इसको किस तरह, अगर व्याख्या करने के लिए बोले आपको ये दे दे पैसेज और अगर कहे कि चलिए इसकी व्याख्या कीजिए, तो आप व्याख्या कैसे करें? सबसे पहले प्रसंग के बारे में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश छायावाद युग की प्रमुख कवित्री और हिंदी पर रेखाचित्र, और इतनी कहानी लिखने की जरूरत नहीं, बस प्रमुख कवित्री महादेवी वर्मा के चीनी भाई नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, ये हो गया संदर्भ। इसमें चीनियों यानी चीनियों की समान रूपाकृति और उनका जीवन पद्धति की
एक रास्ता का वर्णन लेखिका ने किया है। कैसे कह सकते हैं जीवन परिचय के बारे में बताया है चीनी भाइयों के। तो खैर इसमें आप व्याख्या देखिए कि इसमें जो भी लाइनें ऊपर लिखी हुई है उसकी व्याख्या अब यहाँ पर है कि चीनियों के शरीर का रंग पीला होता है और प्रकृति ने पीला बनाया है। ओके, ऐसा भी है क्या? हाँ, तो ये अगर आप पहली वाली लाइन देखो तो उसका मतलब यहाँ लिखा है कि चीनियों के शरीर का रंग पीला होता है, प्रकृति ने पीला बनाया, परंतु जो चीनी धूप में निरंतर परिश्रम करते हैं, सड़कों पर मारे मारे फिरते हैं, उनका रंग स्वाभाविक रूप से धूप और धूल मिट्टी के कारण मटमैला होने लगता है। जिस प्रकार पीला सूखा पत्ता धूप में पड़ा रहे और उस पर धूल की परत निरंतर जमती चली जाती है तो उसका रंग भी मटमैला अर्थात लाल काले रंग जैसा हो जाता है। उसी प्रकार ये चीनी लोग भी निरंतर कड़ी मेहनत करते करते सुख मटमैले पत्ते के समान हो जाते हैं। इसके साथ साथ सभी चीनी की शक्ल सूरत नाक नक्श चाल ढाल वेशभूषा और रंग रूप एक जैसा ही होता है, ये तो हमें भी पता है। अतः हर चीनी को दूसरे से अलग करके पहचान पाना कठिन हो जाता है और उसका आचरण और बातें करने का ढंग एक जैसा होता है। इस प्रकार ये लोग जीवधारी मनुष्य ना लगकर एक ही सांचे में ढले खिलौने जैसे प्रतीत होते हैं और जैसे मशीन से खिलौने चलते हैं उसी चलाने वाली और रोकने वाली शक्ति उनमें ना होकर मशीन में होती है। उसी प्रकार ये चीनी चलते बोलते काम करते तो दिखाई पड़ते हैं पर उनको देखकर ऐसा नहीं लगता कि उनमें अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व हो। ठीक है, तो ये उनकी व्याख्या थी जो ऊपर मेंशन की गई है। ठीक है, तो यहाँ तक ही आप व्याख्या तक लिख लेना, यही बहुत है आपके लिए, इतना ही आप लिखना। ऐसे ही आपका ये दूसरा प्रसंग है, इसमें भी सेम उसी तरीके से लिखना है। ठीक है, इसमें पूर्ता पूर्ता लिखा है, इसका मतलब जो आपने ऊपर लिखा है वही आपने इसमें लिखना है और इसकी व्याख्या यहाँ की गई है। तो ऐसे ही आपने ये पढ़ के आप पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद आप इसकी इस तरीके से व्याख्या कर सकते हो। और ऐसे ही आपका ये तीसरा पॉइंट है, इसका भी सेम वैसा ही आपने जैसा कि अभी मैंने ऊपर बताया उसकी आप व्याख्या इधर देख सकते हो। इतना कुछ नहीं है, इतना हार्ड नहीं है, बस आपने बस एक बार रीड कर लेना है और आपको उसमें सिर्फ व्याख्या तक ही रीड करना है, उससे ज़्यादा नहीं। और ये है एक और, नकु कही नैनी अनेकु कही बैननी रही सही सबू कही दीनी हिचकी सो। तो इस तरीके के भी जो है कहीं ना कहीं पॉइंट मेंशन किए गए हैं। एक मिनट, तो आप इस तरीके से स्टोरी पढ़ सकते हैं और इसकी व्याख्या कर सकते हैं। और फिलहाल तो आप इतना ही कर लीजिए, बहुत है, बस इतना काफ़ी है। तो खैर ये चैप्टर यहीं ख़त्म होता है और ये यूनिट भी, फोर्थ यूनिट यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। तरीका मैंने आपको बता दिया है, आप उसी तरीके को फॉलो करते रहें, हो जाएगा। ठीक है, चलिए।